हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी गोस्वामी है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे गर्भावक्रांति या गर्भ शारीर की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में गर्भ की परिभाषा, शुक्र तथा आर्तव के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो कि गर्भाधान है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक गर्भाधान। गर्भाधान को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। गर्भाधान का अर्थ होता है गर्भवती होना। शुद्ध शुक्र एवं शोणित का ऋतुकाल के समय गर्भाशय में संयोग होता है तो गर्भाधान कहलाता है। मतलब जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है उसे ही गर्भाधान कहा जाता है, जो कि ओव्यूलेटरी फेज में होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है ऋतुमती स्त्री के लक्षण। फ्रेंड्स, हम जो ये टॉपिक्स कर रहे हैं ये हम सब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आपको जो है उसमें बार बार प्रॉब्लम ना आए। तो हम देखते हैं ऋतुमती स्त्री के लक्षण। ऋतुमती स्त्री वह स्त्री होती है जिसे गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त माना गया है। ऋतुमती स्त्री का चेहरा खिला हुआ मालूम होता है, अर्थात उसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता होती है। आत्मा अर्थात देह एवं मुख क्लेदयुक्त होते हैं, उन पर अलग ही ग्लो होता है। मधुर बातचीत करने वाली होती है। उसकी कुक्षी, आँख और बाल शिथिल हो जाते हैं। बाहु, स्तन, शोणी प्रदेश, नाभि, उरु, जघन तथा स्फिक्त यानी कि नितंब, इनमें स्फुरन होता है। रतिकार्य तथा मैथुन में उत्कंठा मालूम होती है और ऐसे लक्षण वाली स्त्री को ऋतुमती समझना चाहिए। ऋतुमती स्त्री के लक्षण आपसे एग्जाम में आराम से पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से करना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंच महाभूत इन फिटल डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि जो जितने भी द्रव्य हैं उन सभी में पंच महाभूत होता है, क्योंकि जो सभी द्रव्य हैं वो पंच द्रव्यात्मक होते हैं। तो इसके लिए हमें जो पहले पता होना चाहिए वो ये कि त्रिदोष और पंच महाभूत में क्या रिलेशन होता है। तो अब हम देखते हैं त्रिदोष और पंच महाभूतों में संबंध। आकाश और वायु महाभूत मिलकर वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। अग्नि महाभूत पित्त की उत्पत्ति करता है तथा जल और पृथ्वी महाभूत कफ की उत्पत्ति करते हैं। अब जो पंच महाभूतों का रोल है फेटल डेवलपमेंट में, उसके लिए हमारा जो शरीर की डेफिनेशन होती है उसी में बताया है। तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संघति आकाशम विवर्ध्यति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद, अर्थात जब गर्भ में चेतना का वास होता है तब वायु द्वारा उसका विभाजन होता है यानी कि डिवीज़न। तेज यानी कि अग्नि महाभूत द्वारा गर्भ का पाचन होता है। जल महाभूत के द्वारा क्लीनता, पृथ्वी महाभूत के कारण संघनता और आकाश महाभूत के कारण उसका विवर्धन यानी कि साइज इंक्रीज होता है। ये हमारा रोल था पंच महाभूतों का। और अब हमें पता होना चाहिए कि त्रिदोष का क्या रोल होता है गर्भ के विकास में। तो जो हमारा वात दोष है वो विभाजन का कार्य करता है, जो पित्त दोष है वो पाचन का, और जो कफ दोष है वो क्लीनता और संधि यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है बीज, बीज भाग अवयव एवं विकृति। बीज होता है हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम, बीज भाग न्यूक्लियस, बीज भाग अवयव क्रोमोसोम, और जो हमारे जीन्स होते हैं वो होती हैं विकृति यानी कि वेरिएशंस। जन्मजात गर्भ विकृति को वैरूपकी कहते हैं, यानी कि जो वेरिएशंस हमारी जन्म से होती हैं उसे वैरूपकी कहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक, दूसरा रीज़न है परिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंटल। तो हम अपना फर्स्ट रीज़न पढ़ते हैं। आनुवंशिकी, शुक्र शोणित जो होते हैं वो गर्भ उत्पादक बीज होते हैं। तो शुक्र और शोणित द्वारा जो विकृति आती है वो आनुवंशिकी होती है। इस बीज में या बीज भाग से जो अंग उत्पन्न होता है, अर्थात जिस अंग और प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है उन अंगों या प्रत्यंगों की विकृति होती है। अर्थात हमारे जो शुक्र या शोणित है अगर उसमें कोई विकृति है तो उससे जिस अंग या प्रत्यंग की उत्पत्ति होगी उसमें वही विकृति पाई जाएगी। अब हम अपना सेकंड रीज़न पढ़ते हैं जो कि है परिस्थितिकी। जब स्त्री के गर्भाशय में गर्भ विकसित हो रहा होता है उसी समय स्त्री शरीर में किसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है और गर्भ विकृति को प्राप्त होता है। अर्थात अगर गर्भाशय में गर्भ के स्थित होने पर स्त्री के शरीर में कोई विकृति पैदा हो तो उसे परिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से कहते हैं। यह परिस्थिति मुख्य स्त्री के आहार विहार पर आश्रित करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग भेद या लिंग विनिश्चय यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे भी
ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो गर्भ उत्पन्न होगा वह पुरुषलिंगी मेल या स्त्रीलिंगी फीमेल होगा, इसका निर्णय करने के लिए आयुर्वेद में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। तो हमें गर्भ का लिंग पता करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पता होना चाहिए। अब वो सिद्धांत कौन से हैं तो हम देखते हैं। स्त्री पुरुष के संयोग में शुक्र की अधिकता होने पर पुत्र और आर्तव की अधिकता होने पर कन्या, और अगर शुक्र आर्तव की समानता हो तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री में प्रथम 3 दिन संभोग के लिए त्याज्य माने गए हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है। चौथे दिन से गणना करने पर 4th, 6th, 8th, 10th, 12th जो इवन डेज होते हैं उन्हें युग्म दिवस कहते हैं, और 5, 7, 9, 11 जो ऑड डेज होते हैं उन्हें अयुग्म दिवस कहते हैं। युग्म दिवस पर शुक्र की अधिक शक्ति के कारण पुत्र की उत्पत्ति होती है, जबकि अयुग्म दिवस पर आर्तव की अधिक शक्ति होने के कारण कन्या की उत्पत्ति होती है। स्त्री की दक्षिण बीज ग्रंथि से अगर परिपक्व बीज निकले तो पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात अगर फीमेल के राइट ओवरी से ओवम का रिलीज होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, बट अगर लेफ्ट ओवरी से ओवम का रिलीज हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। अगर आप इसका श्लोक कर सके तो अच्छा है, पर अगर ना कर सके तो इसका मीनिंग जरूर याद करें। तत्र प्रथमे मासे कललम जायते, अर्थात जो फर्स्ट मंथ होता है शुक्र और शोणित के संयोग होने से प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कलल बुदबुदाकार यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन जैसा होता है। द्वितीय शीत उष्मा अनिलहि अविप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते यदि पिंडः पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसक च एत अर्बुदम इति, अर्थात जो सेकंड मंथ होता है उसमें त्रिदोषों की वजह से जो गर्भ होता है उसमें डेंसनेस आती है। अगर गर्भ का आकार पिंड के समान हो यानी कि अगर गोल हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, अगर पेशी के समान हो तो कन्या की, और अगर अर्बुद यानी कि अगर सिस्ट की तरह हो तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडकाम निर्वंतन्ते अंग प्रत्यंग विभागः च सूक्ष्मो भवति, तीसरे महीने में 2 हाथ 2 पैर और इनकी 5 पिंडकाएँ निकल आती हैं और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म होता है। कि अगर तीसरे महीने में जो है उसमें जो गर्भ है उसके हाथ पैर और पिंडकाएँ आ जाती हैं, और जो अंग प्रत्यंग है यानी कि जो ऑर्गन्स हैं उनका जो है पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है। चतुर्थे सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाग पर्यक्तो भवति, द्विहृदयां च नारी द्वौ हृदयनीम आचक्षते, अर्थात संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गर्भ का हृदय स्पष्ट होता है। 2 हृदय होने से गर्भिणी स्त्री को द्वौ हृदिनी कहते हैं, कि 4th मंथ में जो है जो गर्भ के अंग प्रत्यंग होते हैं वो और स्पष्ट रूप से डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें गर्भ का जो हृदय है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण स्त्री के हृदय और गर्भ के हृदय होने के कारण नारी को द्वौ हृदिनी कहा जाता है। तो इसमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भिणी स्त्री को द्वौ हृदिनी किस मंथ में कहते हैं, या 4th मंथ के लक्षण पूछ सकते हैं, तो इसे ध्यान से आप नोट कर सकते हैं। पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, 5वें महीने में मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाता है, अर्थात 5th मंथ में जो हमारा मन है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। षष्ठे बुद्धि अधिक प्रव्यक्त हो जाती है, 6ठे महीने में हमारी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा जो है प्रव्यक्त हो जाती है। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तरः, संपूर्ण अंगों और प्रत्यंगों का विभाग अधिक स्पष्ट होता है, यानी कि 7th मंथ में जो है गर्भ का विकास मोस्टली हो जाता है, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अष्टमे अस्थिरी भवति ओजः, 8वें मंथ में जो है स्त्री का जो ओज है वो अस्थिर रहता है, और इस माह में पैदा होने पर नैऋत्य के भाग के कारण तथा ओज अस्थिर होने के कारण बालक जीवित नहीं रहता। ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि 8th मंथ में जो बालक पैदा होता है वो जीवित रह जाए, और इसका मेन रीज़न यही होता है कि इस माह में जो है हमारा ओज अस्थिर रहता है। नवम दशम एकादश द्वादशा नाम अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति, 9वें 10वें 11वें और 12वें किसी भी माह में जो प्रसव होता है वो स्वाभाविक यानी कि नेचुरल होता है, इसके बाद का प्रसव विकारी गर्भ होता है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और मोस्टली आते भी हैं, वो हमारा है गर्भ उत्पादक भाव या सामग्री। तो जो गर्भ के उत्पादन के लिए जो सामग्री या पदार्थ चाहिए होते हैं वो कौन से हैं। जिस प्रकार
क्षेत्र, ऋतु, अंबु, बीज, इन चारों पदार्थों के मिलने से अनाज के अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार इन्हीं चारों पदार्थों के मिलने से गर्भ यानी कि मनुष्य के शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। तो ये पदार्थ हैं। फर्स्ट हमारा होता है ऋतु, यानी कि जैसे कि किसी अनाज के अंकुर के लिए एक परफेक्ट सीजन चाहिए होता है, वैसे ही गर्भ की उत्पत्ति के लिए भी एक परफेक्ट सीजन चाहिए होता है, एक परफेक्ट काल, और उस काल को कहते हैं ऋतुकाल। ऋतुकाल को गर्भ उत्पादन के लिए उपयुक्त काल माना जाता है। नेक्स्ट हमें क्षेत्र चाहिए होता है, यानी कि अच्छी ज़मीन। तो वो स्थान जहाँ पर गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भ रहता है और उसकी वृद्धि होती है, तो वह होता है क्षेत्र, जो कि होता है हमारा यूट्रस। फिर होता है अंबु, यानी कि जल। स्त्री शरीर में गर्भ को मिलाने वाला रस और रक्त, ये गर्भ की वृद्धि तथा पोषण करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होता है वो। फोर्थ एंड लास्ट, बीज, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम। पुरुष बीज तथा स्त्री बीज, इन दोनों के मिलन से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये बीज का काम करते हैं। नेक्स्ट, अब ये रिलेशन हम पूरा डिफाइन करने के बाद हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसे चेक करने में ज़रा दिक्कत ना हो। ये टेबल देखते हुए आराम से समझ आ जाएगा कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। तो अनुकूल ऋतु क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ऋतुकाल। क्षेत्र, यूट्रस, यानी कि कुक्षी। अंबु, न्यूट्रिशन, यानी कि रक्त और रस। बीज, शुक्र और आर्तव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गर्भ वृद्धि कर भाव। तत्र गर्भस्य पितरज मातरज रसज आत्मज सत्वज सात्म्य जानी शरीर लक्षणानी। गर्भ की वृद्धि के लिए जो भाव चाहिए होते हैं, जो पदार्थ चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? अब देखें, पहला हमारा है पितरज। पितरज भावों में हमारे जो होते हैं मोस्टली हार्ड टिश्यूज आते हैं, जैसे कि केश, श्मश्रु, लोम, अस्थि, नख, दांत। मातरज में सॉफ्ट आते हैं, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, हृदय। थर्ड है रसज, शरीर के धातुओं की वृद्धि, बल, वर्ण, स्थिति, ये सब भाव आहार रस द्वारा ही प्राप्त होते हैं। फोर्थ हमारा है आत्मज, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयु, ये जो भाव हैं वो आत्मा से प्राप्त होते हैं। सत्वज, सत्व अर्थात मन। सात्विक वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण तथा मेधा, ये भाव सतत अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात इन सभी भावों को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा हम किसी भी कर्म को जो है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सात्विक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।